हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के 6 चैप्टर की जो है न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम यानी कि न्याय व्यवस्था क्या है उसको इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वाले वीडियो में आपने व्यवस्थापिका को 5 वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया, तो आप ये फर्स्ट वीडियो है आपके न्यायपालिका का, तो इसको आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका को समझने से पहले देखते हैं कि भारत में राज्य व्यवस्था किस प्रकार से है। ये आप पहले भी समझ चुके हैं, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि भारत में जो राज्य व्यवस्था है वो तीन चरणों में बांटी गई, यानी कि जो सत्ता के जो 3 अंग हैं उनके माध्यम से न्यायपालिका भी उसका एक भाग है। तो कैसे उसको समझते हैं, देखिए व्यवस्थापिका पहला इसमें अंग है जो आप पढ़ चुके हैं, व्यवस्थापिका। इसको आप संसद भी कह सकते हैं। इसके साथ इसके जो दूसरा भाग है इसको यूँ समझ लीजिए, दूसरा जो भाग है इसका कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। ये तीनों क्या है, जनता के आधार स्तंभ है। इन तीनों के माध्यम से भारत में क्या है, शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। व्यवस्थापिका या विधायिका भी इसको आप कह सकते हैं, विधायिका। इसके अंदर संसद आते हैं जो आप पढ़ चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में 545 सदस्य होंगे, राज्यसभा में 245 सदस्य वर्तमान में, लोकसभा में 545 सदस्य हैं। 552 सदस्य जो है वो लोकसभा में हाईएस्ट हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं, और 250 राज्यसभा में हो सकते हैं। राष्ट्रपति भी इसका एक अंग है। ये तीनों से मिलकर ये संसद, ये पूरी व्यवस्था बनती है। तो ये सब आपने जान लिया था पिछले वाली वीडियो में, आपने ये पूरा सिस्टम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका से ही चुनकर एक विशेष लोगों की एक समिति बनती है, एक विशेष लोगों का पैनल बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। इसके अंतर्गत आप प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, ये सब आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। राष्ट्रपति भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो क्या करता है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक संयोजक का काम करता है। दोनों की सूचनाएं जो है, यानी कि राष्ट्रपति की सूचनाएं मंत्रिपरिषद तक पहुँचाना, राष्ट्रपति की जो सूचनाएं वो मंत्रिपरिषद तक पहुँचाना, मंत्रिपरिषद की सूचनाएं राष्ट्रपति जो तक पहुँचाना, ये जो काम है ये काम प्राइम मिनिस्टर करता है। तो विधायिका का काम क्या है, किसी भी नियम या व्यवस्था का निर्माण करना, यानी कि व्यवस्थाओं का निर्माण करना, किसी भी व्यवस्था का निर्माण करना, किसी भी कानून का निर्माण करना, जो निर्माण हो चुका है उसको लागू करवाने का जो काम है देश में, कंट्री में, वो काम किसका है, वो कार्यपालिका है। कार्यपालिका क्या करेगी, जो भी व्यवस्थापिका ने जो नियम या व्यवस्थाएं, जो भी कानून बनाए उनको लागू करवाएगी, देश पे पूरे कंट्री में लागू करवाएगी। लागू होने के बाद में अगर जो भी व्यक्ति, इन दोनों ने जो भी व्यवस्था की है, जो भी कानून या नियम या जिस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया, उस व्यवस्था को नहीं मानेंगे या उन कानूनों का उल्लंघन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनको दंड देने का जो अधिकार है वो कोर्ट को दिया गया है, न्यायालय को दिया गया है। न्यायालय के अंदर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं और हाई कोर्ट पढ़ते हैं। ये दोनों क्या हैं, इन दोनों पर नियंत्रण भी रखते हैं, और इनके जो कार्य हैं, ऐसे व्यवस्थाओं का निर्माण ये नहीं कर सकते जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हैं या उनकी कुछ विशेष जो अधिकार है उनका हनन करते हैं। ये इन दोनों पर निगरानी भी रखते हैं। ये आपस में कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे कभी भी। न तो व्यवस्थापिका इस प्रकार कार्य करेगी जिससे क्या हो, कार्यपालिका के जो हस्तक्षेप, उसमें हस्तक्षेप माना जाए, उसके जो काम है उसमें बाधा आती हो, या न्यायपालिका ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे संसद की गतिविधियाँ प्रभावित होती हो, या कार्यपालिका ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो न्यायपालिका की व्यवस्था गड़बड़ होती हो, खराब होती हो। यानी कि तीनों एक दूसरे के पूरक है, तीनों मिलकर काम करेंगे। इसके बाद में मीडिया भी जनता का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है। जो इन तीनों की सूचनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करेगा, ये हमारा चौथा आधार स्तंभ है। तो ये यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, और हम अब पढ़ रहे हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका पढ़ते हैं। न्यायपालिका में जो के बारे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा ये टॉपिक इसके अंतर्गत आता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ये न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, न्याय का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जो निर्दिष्ट कार्य हैं उनको अगर वो व्यक्ति नहीं करता है तो वो अन्याय माना जाता है, वो न्याय नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जो निर्दिष्ट कार्यों का उल्लंघन करना ही क्या है,
निर्दिष्ट कार्य है। कोई व्यक्ति अपने जो उसके निर्धारित कार्य हैं अगर उनको वो नहीं करता है तो वो अन्याय है। निर्दिष्ट कार्यों या निर्धारित कार्य को करना ही न्याय कहलाता है। अब कोई व्यक्ति किसी व्यवस्था का उल्लंघन करता है, उसको दंड देने का काम जो कोर्ट का है वो कोर्ट करता है। ये किस प्रकार से संगठित है इसकी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को लेकर संविधान में कुछ कई प्रावधान किए गए हैं, जजों को नियुक्ति के बारे में लेकर इन सब के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और समझते रहें। सुप्रीम कोर्ट को देखने से पहले हम ये समझते हैं कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका हमें क्यों चाहिए। देखिए, हर समाज के बीच, व्यक्तियों के बीच या उनके समूहों के बीच मतभेद होते रहते हैं। उन मतभेदों को, उन विवादों को सुलझाने के लिए जो न्याय ढंग से, तरीक़ों से व्यवस्था को चले, इस व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए न्याय की व्यवस्था की गई है और कोर्ट की व्यवस्था की गई है। वो क्या करें, सभी विवादों को कानून के हिसाब से सुलझाने का प्रयास करें। इन सभी विवादों को कानून के शासन के अनुसार समझाने का प्रयास करें, सुलझाने का प्रयास करें। तो ये सभी इस प्रकार की व्यवस्था में आते हैं। हर समाज के बीच, समूहों के बीच, व्यक्ति और सरकार के बीच में सवाल उठते रहते हैं। इन सभी विवादों को शासन के सिद्धांत के अनुसार एक संस्था के द्वारा हल किया जाता है और वही क्या है, न्यायपालिका है। कानून के शासन का भाव यहाँ धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े इन व्यक्तियों से नहीं है। इन सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कानून को लागू करवाना, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी प्रकार का व्यक्ति हो, समान रूप से कानून का समान संरक्षण हो, न्यायपालिका का यह कार्य है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि कानून के शासन की रक्षा करे और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। ये क्या है, कोर्ट का कार्य है। कोर्ट का ये कार्य है कि वो कानून की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करे, सभी नियमों को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। ये भी क्या है, जो हमारे न्यायपालिका का कार्य है। न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के दबाव में आकर कार्य न करे। यही क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ उसकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है इस पर निर्भर करता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सरकार के जो प्रमुख 2 अंग आपने भी देखे, उन 2 अंगों को अगर किसी माध्यम से, किसी प्रकार वो अगर न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं तो ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार के जो 2 अंग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनके किसी भी प्रकार से इनके कार्यों में बाधा न पहुँचाएँ ताकि न्याय जो है वो सही ढंग से कार्य कर सके। सरकार के अन्य न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, किसी भी सरकार के माध्यम से न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप न करना ही क्या है, न्यायपालिका के स्वतंत्र कार्यों को माना जाता है। इसके साथ न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव या समूह दबाव या किसी भी जो दबाव समूह है उनके अंतर्गत कार्य नहीं करना, यही स्वतंत्र न्यायपालिका है। इस वजह से हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था आपने जानी। इसके अलावा न्यायाधीशों का कार्यकाल सुनिश्चित करना, समय समय पर न्यायाधीशों के जो पद हैं उनको भरना, उनको रिक्त पदों पर नए लोगों को लाना, ताकि इससे न्याय में पारदर्शिता लाई जा सकते। यही क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना इस प्रकार से की जाती है। तो बात करते हैं भारत में जो न्यायाधीश हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की किस प्रकार इसमें भूमिका रहती है न्याय को लेकर, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च अदालत जो देश की है उसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, यानी कि इससे ऊपर कहीं और कोई अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च अदालत इसी को माना जाता है। इसके ऊपर जो है वो राष्ट्रपति को माना गया है। राष्ट्रपति किसी प्रकार का जो दंड अगर व्यक्ति को दिया जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड के मामले में ये अधिकार वैसे प्राप्त है, राष्ट्रपति उस मृत्युदंड को क्षमा करने का जो अधिकार रखता है वो संविधान का अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति देता है, वो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो संबंधित व्यक्ति के दंड को या तो कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो ये सब आप पिछले वाली वीडियो में जान चुके हैं। तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की क्या व्यवस्था संविधान में की गई है। तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर
जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में बात करते हैं। इस संवैधानिक प्रावधान को जानने से पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं जो हमारा न्यायिक इतिहास रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार भारत में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। यानी कि यह न्यायालय जो बनाया गया था इसमें जो ब्रिटिशियर्स थे उनके मुकदमों को सुना जाता था। ये न्यायालय भारतीयों के लिए नहीं था। यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये भारतीय जनता को रेगुलेट करने के लिए पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला कानून है जिसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कई और प्रावधान किए गए थे, वो हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, वो और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इस न्यायालय में 1+3 यानी कि 4 न्यायाधीश इसमें नियुक्त किए गए थे। 4 न्यायाधीशों का यह संघीय न्यायालय था, संघीय न्यायपालिका थी, संघीय न्यायालय ये बनाया गया था। संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई थी। 4 न्यायाधीश इसमें थे। उसके बाद में जब हम बात करते हैं हमारे जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया अगला जो अधिनियम था उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई थी। जो अंतिम जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाया गया था वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में भी पहली बार भारत में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। ये अभी भी संघीय न्यायालय ही था जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था, संघीय न्यायालय। ये अभी भी संघीय न्यायालय है क्योंकि इसमें अभी प्रीवी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। जो प्रीवी काउंसिल थे उसमें अपील नहीं कर सकते थे, यानी कि भारतीयों की सुनवाई इसमें कम से कम होती थी। अभी ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट कब बनेगा, इसको सर्वोच्च अधिकार कब मिलेंगे, वो मिलेंगे हमारे जो हमारा संविधान लागू होगा यानी कि 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे देश का संविधान लागू किया। इसके 2 दिन बाद ही हमने हमारे जो न्यायालय की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 26 जनवरी 1950। जो हमारा वर्तमान का जो न्यायालय है वो 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया और इसमें 1+7 यानी कि 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। और इन सब का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है, अनुच्छेद 124 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है अनुच्छेद 124 से लेकर 148 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो 7+1 न्यायाधीश थे, ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे। भारत का जो न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। विश्व का मतलब भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत से बाहर के मामले हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाते हैं। यानी कि सबसे शक्तिशाली न्यायालय विश्व के जो जितने भी न्यायालय उनमें से एक हमारा भी न्यायालय है जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे पावरफुल है। इसके अलावा हमारे जो इसमें न्यायाधीशों को बनाने के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के बारे में और भी कई प्रावधान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कई प्रकार से भारत के नागरिकों की रक्षा करता है, भारत को में न्याय को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। न्याय को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए ये काम सर्वोच्च न्यायालय का है। सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि जो नागरिकों के जो अधिकार है उनकी पालना बराबर हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय का ये भी कार्य है कि वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका इन पर नज़र रखने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय ये समय समय पर ये देखता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्धारित जो व्यवस्थापिका के जो निर्धारित कार्य है वो अगर उनसे बाहर जाकर किसी प्रकार के कोई नियम व्यवस्था का निर्माण करती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उनको चेक करने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय में देश का सर्वोच्च अदालत जो है इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत हाईकोर्ट के मुकदमों को भी सुना जा सकता है, या इसके अपीली अधिकार में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे शक्तिशाली न्यायालय है। इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 7+ संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124 के तहत 1+7 यानी कि 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में भी हमारे भारतीय संविधान में ये लिखा गया है। और वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वर्तमान में अभी करंट में वो 7+30 यानी कि 1+30 यानी कि 31 न्यायाधीश वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीश 31 न्यायाधीश है। ये न्यायाधीश कैसे बनेंगे इनके बारे में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। ये जो न्यायाधीश है ये 31 न्यायाधीश वर्तमान में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है। जो
अन्य न्यायाधीशों में जो महिला मुख्य न्यायाधीश उसमें ज्ञानसुधा मिश्र है, रंजन प्रकाश देसाई है और फातिमा बीबी, ये महिला न्यायाधीश है जो अब तक न्यायाधीश बन चुकी है। मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है। भारत में मुख्य न्यायाधीश कोई भी व्यक्ति बन सकता है, किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य कार्य क्या है, न्याय की पालना को सुनिश्चित करना। न्याय की पालना को सुनिश्चित करना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य है। ये जनता के द्वारा आई गई अपीलों पर भी ध्यान देता है, साथ ही साथ ऐसे मुकदमों की सुनवाई करता है जो दो राज्यों से अधिक राज्यों के बीच में किसी मामले की सुनवाई करना हो या केंद्र राज्यों के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो तो उन विवादों को सुलझाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधित सभी जो मामले हैं उनकी सुनवाई राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार नियुक्त किया जाएगा, क्या क्या उनकी योग्यता है, किस प्रकार से उनको हटाया जाएगा, ये सारी जो बातें हैं ये हम अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। तो अगले वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे और उसमें बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस प्रकार से बनते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश किस प्रकार बनते हैं, इन सभी के बारे में हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। अब तक लास्ट तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।